जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी हम चंडीगढ़ में हैं और हम अपने फ्रेंड जिसकी बात कर रहे थे उनके साथ हम घूमने जा रहे हैं। ये मनीष सर है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। केतन कैसा लगा अभी तक का चंडीगढ़? अभी तक हमने देखा था चंडीगढ़ का प्लेन सिटी। मिस्टर सैनी की हॉस्पिटैलिटी काफी अच्छी थी। अभी वो कहते हैं हम आपको घुमाते हैं चंडीगढ़ अपना शहर, तो अभी हमें लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी सबसे पहले हम जाएंगे लेक, क्योंकि ये टाइम काफी अच्छी हवा चल रही होगी और रौनक भी बहुत होगी बिकॉज वीकेंड है। पंजाबी जी गल करिए। फिर उस तो बाद ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ 17 ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ, ਉਹ 17 ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ 17 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲਾਂਟੇ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਂਟੇ ਜ਼ਮੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਡਿਸਕ 'ਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾਣ, ਮੌਜਾਂ ਮਨਾਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਤਨ ਦੇਗਾ। Are you excited? वेरी मच। 17 की डिमांड इस भाई की। वो तो ये हनी सिंह का फैन है ना। सारे पंजाबी गानों में सुना है। ये कहता है कि मैंने पूछा चंडीगढ़ में क्या देखना है, कहता है 17 देखना है। 17 अभी तक टीवी पे देखा है। सेक्टर 17 और वैसे सेक्टर 17 लगाने हैं। हाँ, और इनको गेड़ी रूट पे भी लेके जाएंगे हम। सेक्टर 8, 9 चंडीगढ़ का गेड़ी रूट एंड रॉक गार्डन भी बंद हो गया होगा क्योंकि शाम के 7 बज गए हैं। तो हो सकता है कि कल हम रॉक गार्डन घुमा लेने। रॉक गार्डन भी मार्वलस चीज़ है जो नेकचंद ने बनाई थी, तो वेस्ट को यूज़ करके। और चंडीगढ़ सबको पता है कि सबसे प्लान्ड सिटी है और बेस्ट थिंग है। इवन जो आर्किटेक्चर थे ली कार्बोजियर, उन्होंने इस हिसाब से प्लान किया था इसको। तो आओ चंडीगढ़ की सैर कराते हैं। ओके, बाकी आगे दिखाते हैं। वहाँ की जनता भूखी मर रही है, फार्मर भूखा मर रहा है। प्राइवेटाइजेशन तुम्हारे देश में 20 साल पहले आ गई थी। ठीक है, 20 साल आ गई थी। 90% लोग आउट ऑफ MSP बेच रहे हैं, प्राइवेट बाहरों बेच रहे हैं। तो आज तक उनको फायदा क्यों नहीं हुआ? फायदा मेरे को एक आंसर दे दे कोई सर। मैं वही बता रहा हूँ, हमारे यहाँ ना, मुझे याद नहीं, जब से मतलब 12-13 साल से मेरी याददाश्त है, मैं देख रहा हूँ हर साल गेहूँ धान सब होता है। आज तक कभी भी किसी भी सरकारी मंडी में नहीं बिका है। नहीं बिकता। और गारंटेड ऐसा है, अब जो MSP था ना वो मिनिमम सेलिंग प्राइस था, उसको मैक्सिमम सेलिंग प्राइस बना दिया वेंडरों ने। और कभी भी मतलब MSP जिसको चाहिए ना वो बोलते हैं कि सरकारी बेचो, ले जाओ बेचो, हम आपके घर से उठाएंगे तो उसका चार्ज लेंगे। 1900 1950 अभी रेट चल रहा है हमारे यहाँ गेहूँ का। अभी धान का भी तो इसी के अराउंड था, 1750 बिका हमारे यहाँ। 1400, 1450, 1500, जिसका बहुत अच्छा था, जो मेन मतलब पतले धान होते हैं ना, वो 1650, 17 तक और 16.5 तक मैक्सिमम बिके हैं। और रेट क्या होना चाहिए? कैसे फायदे होंगे? सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि तुम अपने बिलों में कहते हो कि प्रॉब्लम्स थी पहले, रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। तुमने सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी तो खुद खत्म कर रहे हो तुम, जब तुम कह रहे हो कि बाहर कुछ भी कोई भी करे, कोई भी रजिस्टर हो कहीं से कहीं। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है कि आउट ऑफ स्टेट तुम कहीं भी भेज सकते हो। एक गरीब किसान ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहाँ से लेके आएगा? और फिर कौन आएगा? फिर आएंगे ट्रेडर्स जो इन किसानों से खरीदेंगे कम दामों पे और वेस्ट बंगाल में जाके, तमिलनाडु में जाके बेचेंगे। वो भी तो मिडिलमैन है। और ये बोल रहे हैं अभी हमारा काम ही मिडिलमैन को हटाना। मिडिलमैन को हटा ही नहीं सकते। आप एक बार बताओ, ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा। हाँ, आप एक बार बताओ, आपकी जब कॉर्पोरेट सर्कल होता है, बड़ा सर्कल होता है, वो कभी भी ना 2 किले वाले किसान के पास जाके बोलता नहीं है कि मैं तेरे को कॉन्ट्रैक्ट पे लूंगा। वो जाता है बड़े बड़े फार्म्स के पास और 4-5 गाँव के पास जाता है। 4-5 गाँव के लिए बात करने के लिए उसे क्या चाहिए होगा? मिडिलमैन। वो मिडिलमैन कौन होगा? वही आड़ती जिसको गाँव के सारे बंदों के बारे में पता है। बस। तो तुम कैसे हटा सकते हो? देखो, हम मानते हैं कि MSP वाला मंडियों में करप्शन है, हम मानते हैं वो करप्शन है, बट रिफॉर्म, उस चीज को सुधारिए, रिफॉर्म करिए, बिल्कुल खत्म ना करिए। अपनी जिम्मेवारी से भागिए मत, सरकार थी। मेरा तो ये कहना है। हाँ, मतलब मुझे ना कोई भी पॉइंट इसमें वैलिड नहीं लगा। नहीं, तुम स्टॉक पाइल करने की अथॉरिटी कैसे दे सकते हो? अगर तुम गरीब किसान की बात कर रहे हो, उसके पास तो अपना घर बनाने के लिए पैसे नहीं है, छत बनाने के लिए पैसे नहीं होते, छत चोरी होती है, वो कहता भगवान बारिश कर दे मेरी फसल बचा ले।
इवन उसकी छत चोरी है पानी से, उसको हाँ। अपनी फिक्र नहीं है, वो कहाँ से स्टॉक पाइल करेगा। और तुम पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल पे 100% की लिमिट लगा रहे हो, वाह। और इसका नुकसान बताऊं किसको होगा, जो भी कह रहे हैं ना सारे मिडिल क्लास है, जो कह रही है कोई बात नहीं। किसान तो पहले भी उतने पे बेचता था, मर के अभी भी उतने पे बेचेगा मर के। वो जो सारा पैसा तुमसे वसूला जाएगा, तुम खुद देख लो, जो घर में रेडी लेके बंदा आता है ना, जिसके पास पावर नहीं होती बार्गेनिंग की, जो कमजोर आदमी है, उसको तुम बोलते हैं नहीं भी 30 के नहीं, हम 25 के लेंगे, देने हैं तो दे। ये है उसकी पावर, उसके पास पावर नहीं है। जब तुम एक मॉल में जाते हो ना, वहां पर रेट पढ़ते हो ना, उसको जाके कहते हो कभी 25 के लगा दे, 20 के लगा दे, 45 फिक्स रेट। और यही बार्गेनिंग का प्रॉब्लम तब आएगा जब बड़े कारपोरेट आएंगे जिनके पास पावर है। वो किसान को पता कैसे बोलेंगे, ये जरा देनी है, क्योंकि उसके पास 2 किले हैं उसके पास, कितने टन की प्रोड्यूस होगी, उसकी बार्गेनिंग पावर कितनी है, मेरे को बताए कोई। इसलिए जमीन की रियलिटी कुछ और होती है, कागजों में कुछ और होती है। और तुम्हारी रिपोर्ट्स कहती हैं, सबकी रिपोर्ट्स कहती हैं, अच्छा नाबार्ड की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा इनकम पंजाब के किसानों की है पर मंथ अराउंड 23,000, उसके बाद है हरियाणा की। मेरे को एक बात बताओ, सिर्फ यही 2 ऐसे स्टेट्स हैं जो एमएसपी मंडीज में बेचते हैं, उनकी इतनी है। और पूरे जो पूरे इंडिया में हैं, उनकी इतनी इनकम कम क्यों है। वो तो कब से एमएसपी के बाहर बेच रहे हैं, कब से प्राइवेट वेंडरों को बेच रहे हैं। मुझे ये बात नहीं समझ आती, मुझे बात नहीं समझ। 20 साल से उनकी मंडियां नहीं है, वो तो प्राइवेट वेंडर को बेच रहे हैं। अगर प्राइवेट ट्रेडर ने उनको कुछ देना होता ना, तो वो 20 साल में बहुत ऊपर पहुंचते। और जहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल है भी ना, अभी जैसे कुछ राजस्थान की कुछ जगह कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग चल रही है, एमपी में चल रही है, उनसे जाके पूछे ना, कुछ है, मैंने कुछ जमीनी रियलिटी उनके पेमेंट नहीं होते, उनको ये बोल देते हैं कि आपकी क्वालिटी खराब है। सबसे बड़ा एग्जांपल, अरे फसल ना कहीं किसी मॉल के अंदर नहीं बनती है, फसल बनती है खुले आसमान के नीचे। उसे बारिश भी झेलनी है, ज्यादा सूरज भी झेलना है, सब्जियों ने ओस भी झेलनी है, बहुत कुछ झेलना है। तुम हमेशा एक क्वालिटी और ग्रेड एक तरह का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फसल में से कि वैसा ही निकलेगा। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट, कि इसमें हमने ये क्वालिटी का ग्रेड मांगा था। पेप्सिको ने गुजरात के फार्मर्स को आलू की प्रोड्यूस के लिए ठोका था, बताओ। वाह भी मोदी जी। नहीं, मेरा क्या इशू है ना इसमें, गवर्नमेंट क्या ना, जब भी कोई चुनाव आता है एक नेशनल इशू खड़ा कर देती है। ये तो ट्रू फैक्ट है एकदम। और जैसे आप अभी नहीं, जब से 2019 से जब से ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए, उस टाइम भी देख लो, बम ब्लास्ट हो गया, उसका नेशनल इशू हो गया। फिर से आ गया, उसमें वो यूपी जीत गए, बिहार जीत गए, अभी बंगाल असम के लिए वो चल रहा है, बंगाल भी जीत लेंगे इसी चक्कर में। और दूसरी बात ना, सीए में इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबको ना दाढ़ी से डर पैदा करा दिया पूरे इंडिया में कि सीए तो इस्लामिक है, सीए तो इस्लामिक है। अब वो सेम काम कर रहे हैं इस आंदोलन में, इसमें सबको पगड़ी से डर पैदा कर रहे हैं। देखो सबसे ज्यादा दुख ना किसी भी सिख को, किसी भी पंजाबी को ना, कोई भी बात हर्ट नहीं करती, कुछ भी कह लो उनको, पर जब उनको तुम टेररिस्ट कहते हो ना, या कहते हो देशद्रोही, क्योंकि उनको पता है उनके फैमिली से कितने बंदे गए हैं, 70% शहादतें पंजाब से गई हुई हैं। तो ये चीज सबसे ज्यादा हर्ट करती है उनको। और किसी के कहने पे चीजें मत कहिए। कोई नहीं, हमारे व्यू कंटिन्यू रहेंगे। अभी हम अपने पहले डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। कितने स्टे ट्यून्ड विद अस। अभी हम सुखना लेक पहुंच गए हैं। हाय, तो हमने क्या ऑर्डर किया है? हमने 3 वेज बर्गर है होटल का। ये बहुत पुरानी चेन है, शायद चंडीगढ़ में मिलेगी। इसका वेज बार्गेन बर्गर बहुत फेमस है। देखते हैं कैसा होगा। कैसा कहते हैं?
चिकन छोड़ो, इसका तो फ्लेवर है ना। अच्छा अच्छा। Alright, all wishing a very very happy birthday from Team Prankster. ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਬ ਕਦੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰ ਜਾਈਦਾ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਚਲਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰ ਜਾਈਦਾ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਚਲਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸੀ ਵੀ ਮਸ਼ੂਕ ਤਾਂ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੱਗ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ